आज हम बात करेंगे गैसेस के बारे में, जो कि मैटर की एक फॉर्म है। लॉज ऑफ गैसेस में हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करेंगे, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड जे लुसक्स लॉ। इन 6 जो टोटल लॉज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये गैसेस के लॉज हैं। सबसे पहले देखें कि बॉयल्स लॉ जो है वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो ये हमें बॉयल्स लॉ बताता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू के 1/P। तो यहाँ पे K क्या है, दिस इज़ कांस्टेंट है, और PV इज़ इक्वल टू K भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो है वो 2 गैसेस हों तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू P3 V3 इज़ इक्वल टू K। तो ये सब जो होता है, ये प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर हम ग्राफ इसका लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम लें और अगर हम वाई एक्सिस पे प्रेशर लें तो हमारे पास इस तरह की एक कर्व जो है वो मिलती है। इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व्स, और इन कर्व्स को हम आइसोथर्म्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है मिलती हैं आइसोथर्म्स से जब हमारे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स लॉ, दूसरा जो लॉ है दैट इज़ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे व्हेन वी टेक प्रेशर एज अ कांस्टेंट। then we can say volume is directly proportional to temperature when pressure is kept constant. नेक्स्ट देखें, अगर हम चार्ल्स लॉ के ग्राफ की बात करें, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम वाई एक्सिस पे लें तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि टच कर रही है -273 के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ, इस तरह का हमारे पास एक ग्राफ जो है वो हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है, वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब ये जो टेम्परेचर है -273.16 डिग्री सेल्सियस, इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। समझ रहे हो? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर विच इज़ नेवर अटेन्ड, जो कि कभी भी हमें अटेन नहीं हो सकता। इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। कंबाइंड गैस लॉ, अगर हम देखते हैं कि हम इन चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की कंबाइंड फॉर्म जो है वो किस तरह होती है, तो हमें पता है कि बॉयल्स लॉ ने हमें बताया वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अगर हम क्या करें, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स हियर, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की भी बात करते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, V इज़ इक्वल टू NRT/P, और फिर हम इसको इस तरह, अगर हम प्रेशर को इस साइड पे ले जाते हैं V के साथ, तो PV इज इक्वल टू NRT। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है एक PV इज इक्वल टू NRT, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ पे R जो है ये गैस कांस्टेंट होता है, इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी है गैस की, डेंसिटी और गैस की जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इस एक्सप्रेशन से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या कहता है, फोर्थ लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का वो उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। सो वी कैन से दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ जो है कहता है कि अगर हमारे पास कोई गैस अगर वो आइडियल है
तो उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी। वो ये कि उसका 1 मोल जो है गैस का वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, जिसकी कीमत है 6.02 इंटू 10⁻23। और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। और वॉल्यूम जो है वो कितना होगा आइडियल गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक। अब हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ के बारे में। डाल्टन लॉज देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। को लॉ ऑफ पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कहा जाता है। ये 1801 में डाल्टन ने इस लॉ ये दिया था गैसेस के बारे में। इसकी ये जनरल फॉर्म देखें, P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। P जो है ये हमारे पास टोटल प्रेशर है किसी गैस का, और ये P1 P2 P3 ये क्या है, ये गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पार्शियल प्रेशर है। तो ये लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैस का वो किसके बराबर होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सम के बराबर होगा। मीन कि गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो हर कॉन्स्टिट्यूएंट का जो पार्शियल प्रेशर है अलग अलग से अगर हम उनको सम कर लें, उनको प्लस कर लें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो टोटल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें हमारे पास जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं P1 = N1 RT/V, P2 = N2 RT/V एंड P3 के लिए हम इसको नंबर ऑफ मोल्स N3 कर लेते हैं। अगर हम इनको सम करें तो हम इसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे P = N RT/V। ओके, तो ये था हमारे पास डाल्टन्स लॉ। पांचवा जो हमारे पास लॉ है डैट इज़ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये हमें ग्राम ने दिया था 1829 में। इसकी जनरल फॉर्म किस तरह होती है, R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। R यहाँ पे क्या है, R इज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, गैस का। तो रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और अगर हमारे पास क्या हो, 2 गैसेज हों, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे R1/RT = स्क्वायर रूट ऑफ D1/D, D2/D1। अगर मोलर मैसेज की फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर हम इसको लिखेंगे R1/R2 = स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैसेज M2/मोलर मैस M1। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो R है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है, इसको हम मालूम कर सकते हैं डेंसिटी से भी और गैस के मोलर मैस से भी। हम इसको डेंसिटी से भी कर सकते हैं और दूसरा हम इसको मोलर मैसेज से भी डिटरमिन कर सकते हैं। ये थे हमारे पास टोटल लॉज गैसेस के जिनको हमने स्टडी किया। हमने बात की थी जनरल गैस इक्वेशन की, जिसमें हमने देखा था के PV = nRT। N क्या है यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया था कि N जो है डैट इज जनरल गैस कांस्टेंट। अब N की R की जो है वो यूनिट्स को देख लेते हैं किस तरह की इसकी यूनिट्स होंगी। तो R अगर हम इसकी R को जो है यहाँ से हमने करना हो फाइंड, तो PV N जो nRT है यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चले जाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। P हमें पता है प्रेशर है, इंटू V वॉल्यूम है, N मोल्स हैं और T क्या है, टेम्परेचर है। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, और एरिया को हम लिखते हैं लेंथ का स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के बारे लिख लेते हैं। वॉल्यूम जो है उसको हम मीटर क्यूबिक लिखते हैं या फिर लेंथ क्यूबिक लिख लेते हैं। तो R में अगर हम ये वैल्यूज़ अगर पुट करें, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर की जगह पे हम फोर्स बाय एरिया लगा लेते हैं, बाकी सारा हम जो है वही रहने देते हैं, वॉल्यूम ओवर मोल्स इनटू टेम्परेचर। तो फोर्स एरिया की जगह पे हम जो है वो मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, या फिर इसका लेंथ जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे भी मीटर क्यूब लिखते हैं, वॉल्यूम की जगह पे भी इसकी यूनिट्स लगा लें, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है यहाँ से 3 के साथ से कट जाएगा क्यूब से, तो हमारे पास एक जो है वो हम रह जाएगा लेंथ जस्ट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय मोल्स इंटू केल्विन। जो टेम्परेचर है हमने उसे केल्विन में रखा हुआ है। तो ये जो है फोर्स इंटू लेंथ जो है इसको हम कहते हैं कि एनर्जी, या फिर इसको वर्क कहते हैं। वर्क क्या होता है कि हमने क्या किया है कि किसी फासला तय किया है और फोर्स लगाई। अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो मूव करती है, वो फासला कुछ तय करती है। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं एनर्जी या फिर
वर्क। तो हम इसको एनर्जी लिख लेते हैं बाय मोल्स, और केल्विन हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो जनरल गैस कांस्टेंट की हमारे पास जो आ जाएगा एक्सप्रेशन, दैट इज एनर्जी पर केल्विन पर मोल। ओके, तो ये हमारे पास जो है यूनिट्स थी आर की। अब हम अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस तो देखें, वो तो हमने जनरल देख ली। अब एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी आर की यूनिट्स क्या होंगी। तो एवोगाड्रो लॉ ने क्या कहा था, अगर आप याद करने की कोशिश करें कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है और वॉल्यूम जो होता है गैस का वो 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक होता है। अगर हम आर में ये वैल्यूज़ अगर इस स्क्वायर में पुट करते हैं, प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। तो आर की हमारे पास जो है ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 0.082 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर। ऊपर जाके मोल जो है वो -1 हो जाएगा, इसे पर मोल, और केल्विन भी ऊपर चला जाएगा, तो डैट इज़ पर केल्विन। ओके, तो ये एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग इसकी आर की ये यूनिट्स निकल आती हैं। अब अगर आप देखें एसआई यूनिट्स के बारे में कि आर की जो है वो एसआई यूनिट्स कौन सी होंगी। एसआई यूनिट में क्या होता है कि प्रेशर जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूबिक होता है। आर का आपके पास सेम एक्सप्रेशन है, तो आपने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, या फिर आप जो है वॉल्यूम आपको पता है प्रेशर किसके बराबर है 101.325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और जो हमारे पास मीटर क्यूबिक में हमने किया हुआ है डैट इज़ 0.0224 मीटर क्यूबिक, और ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है 1 मोल है, और टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये देखें मीटर जो है ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ये 3 में से अगर 2 माइनस कर लें तो ये आपके पास 1 रह जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब जो न्यूटन मीटर है हम कहते हैं कि वो बराबर होता है जूल के। तो क्या हम न्यूटन मीटर की को रिप्लेस करके यहाँ पे जूल लिख सकते हैं? जी हाँ, तो ये हमारे पास आर का कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब जो हम कहते हैं कि जो 4.18 जूल अगर हम ले लें तो वो बराबर होगा 1 कैलोरी के। ओके, तो हम इसको अगर इसकी वैल्यू पुट करें 8.134 को अगर हम डिवाइड कर दें 1 कैलोरी पे, तो हमारे पास आ जाता है 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो एसआई यूनिट में हमारे पास क्या होगा, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, या तो आप ये वाला एक्सप्रेशन देख लें, ठीक है, इसमें 3 एक्सप्रेशन याद रखने हैं, और या फिर जूल वाला फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और एंड पे या फिर हम इसको कैलोरी की फॉर्म में लिख सकते हैं।